तो बिल्कुल चलिए, तो देखेंगे पहला प्रश्न हम देखेंगे, और पहला प्रश्न जो हमारा है ये पूछता है कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो इनफील्ड राइफल थी वो कब शामिल की गई? क्या वो नवंबर 1856 में शामिल की गई, दिसंबर 1856 में शामिल की गई, जनवरी 1857 में, या फिर फरवरी 1857 में शामिल की गई? तो कब शामिल की गई ये बताएं आप सभी। क्या होगा? क्या प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन नंबर ए दिसंबर होगा, नवंबर होगा, जनवरी 1857 होगा, या फरवरी 1857 होगा? अब जैसा कि आपको पता होगा, ये इनफील्ड राइफल की बात की गई है। ये वही इनफील्ड राइफल है जहां पहले इस्तेमाल क्या किया जाता था, तो पहले ब्राउन बेस राइफल इस्तेमाल किए जाते थे, और इसी ब्राउन बेस राइफल की जगह पे इस्तेमाल किया जाने लगा कौन? तो इनफील्ड राइफल। और इसी कारण से बी दिसंबर 1856 बिल्कुल सही जवाब है इसका। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1856 में क्या हुआ था, तो दिसंबर 1856 में सभी सेनाओं के जो ब्राउन बेस राइफल थे, ध्यान देंगे आप सभी, ब्राउन बेस राइफल थे, उन ब्राउन बेस राइफलों की जगह पर क्या लाया गया? तो उन ब्राउन बेस राइफलों की जगह पर इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये वही इनफील्ड राइफल है जिस इनफील्ड राइफल में क्या इस्तेमाल होता था? तो इस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे, बुलेट्स जो इस्तेमाल होते थे, वो चर्बी युक्त होते थे। क्या होते थे? चर्बी युक्त होते थे। और ये चर्बी किसकी होती थी? तो ये चर्बियां जो हैं, ये चर्बियां गाय और सुअर की लगी होती थी। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया दिसंबर 1856 में, और इसे चलाने के लिए ध्यान रखेंगे कि इसे चलाने के लिए प्रशिक्षण देना था। और ये दिसंबर 1856 के बाद जो प्रशिक्षण की स्थान है, वो स्थान कौन सा है? तो वो दमदम है, अंबाला है। इन जगहों पर क्या करना था? तो इन जगहों पर इन राइफलों को चलाने का प्रशिक्षण देना था। तो ये चीजें वहां पर आपको देखने को प्राप्त होती हैं। दिसंबर बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2, और यह प्रश्न संख्या 2 है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, सैनिक असंतोष था, या भारत का आर्थिक शोषण था? क्या था? देखेंगे, जब हम बात कर रहे हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, अर्थात 1857 की क्रांति की, इस क्रांति में कुछ कारण है। जैसे उन कारणों पे अगर हम चर्चा करें तो सिर्फ एक कारण नहीं है, अर्थात कि सिर्फ तात्कालिक कारण नहीं है, इसके बैकग्राउंड में और भी दूसरे कारण चल रहे होते हैं। जैसे अगर थोड़ा डिटेल हम इसका देखते हैं तो हम बात करते हैं कि इन कारणों में एक कारण क्या होता है? तो किसान असंतोष होता है, असंतोष, किसानों की असंतोष की भावना होती है। उसी में हम दूसरा देखते हैं, सिपाही की असंतोष भावना होती है। वहीं हम तीसरा देखते हैं, आर्थिक कारण होता है। वहीं हम चौथी बात करते हैं कि सामाजिक कारण भी होता है। ध्यान देंगे आप सभी, तो सामाजिक कारण देख रहे हैं। फिर एक पक्ष यहां धार्मिक कारण का है, धार्मिक कारण का है। अब कई एक कारण है, इत्मीनान रखें और धैर्य के साथ आप इस क्लास को लेंगे, ताकि आप चीजों के साथ साथ, डेटा के साथ साथ आप कहानियों के माध्यम से सीखेंगे। तो हम जब बात कर रहे हैं कि ये सारे योजनाओं की बात कर रहे हैं, इन सारे परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति के लिए सिपाही असंतोष की भावना थी, किसानों में असंतोष की भावना थी, धार्मिक कारण था, कुछ सामाजिक कारण था और आर्थिक कारण था। अगर हम बात करें धार्मिक कारण की, तो आप याद करेंगे कि हमने पढ़ा था 1857 के पहले 1813 का चार्टर एक्ट, अगर आपको ख्याल होगा, उस 1813 के चार्टर एक्ट में आपको ख्याल होगा कि एक प्रावधान दिया गया था, जिस प्रावधान के अंतर्गत भारत में ईसाइयों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अब भारत में ईसाई प्रवेश करने के बाद करते क्या हैं?
वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो अपने धर्म का फैलाव करते हैं। उस धर्म को फैलाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, अनुयायियों की संख्या को बढ़ाने के लिए वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं लोगों से। और इस कारण से जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय समाज है, वो समाज में असंतोष की भावना जागी, वो नाखुश हो रहे थे। तो ये एक हम देखते हैं कि धार्मिक कारण। उसी में जब हम बात करते हैं सिपाही के असंतोष की हम बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सिपाही के असंतोष में तिलक नहीं लगाना था, पगड़ी नहीं बांधना था, उसके जगह पे तुर्रा पहनना था, कैट हैट लगाना था। उसके साथ साथ जो भी ब्रिटिश उपनिवेश देश हैं, उन ब्रिटिश उपनिवेश देश में जाके अपनी सेवाएं प्रदान करनी थी। अब भारत में सामाजिकता के स्तर पे, धार्मिकता के स्तर पे समुद्र पार करके जाना एक अपराध माना जाता था, पाप की श्रेणी में था समुद्र पार करना, समुद्र लांघना। तो कैसे कोई एक भारतीय, एक सनातनी समुद्र पार करता? कई एक बार देखा गया है कि जब कुछ भारतीय सेना ब्रिटिशों के लिए समुद्र पार करके जाती है और फिर जब वो लौटती है भारत, तो फिर उसे उसके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसे उसके परिवार वाले अपनाने से मना कर देते हैं। तो ये सामाजिक कारण और धार्मिक कारण दोनों मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि चर्बी युक्त कारतूस की बात की जाती है, जिस चर्बी युक्त कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए पूजनीय है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम है। तो आखिर उसका इस्तेमाल कैसे करें? तो कई एक परिप्रेक्ष्य। वहीं हम देखते हैं कि उस समय तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे आप कहते हैं औद्योगिकीकरण, ये हो चुका था। तो औद्योगिकीकरण हो जाने के कारण भारत में जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, जो हस्त उद्योग थे, हस्तशिल्प था, इन सबों पे प्रहार होता है, चोट होता है और ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री ठप पड़ जाती है। प्रचुर मात्रा में इंग्लैंड से प्रोसेस्ड हुए प्रोडक्ट फैक्ट्रियों में, मिल कारखानों में बने प्रोडक्ट यहां में आके बिकते थे, कम दामों में बिकते थे, अच्छे क्वालिटी के बिकते थे। तो इस कारण से यहां की जो एक कुटीर उद्योग था या फिर लघु उद्योग था, हस्तशिल्प था, ये सब धीरे धीरे बैठने लगा, मुनाफा कम होने लगा, लोग बेरोजगार होने लगे। तो ये आर्थिक समस्याएं थी। वहीं जब हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं की, तो इन सामाजिक समस्याओं में हम एक देखते हैं समुद्र पार करके जाना, जो कि सामाजिक और धार्मिक दोनों देखने को मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया जाता है और वो सती प्रथा धर्म से जोड़ा जाता है, सतीव्रता नारी के रूप से जोड़ा जाता है। तो जिससे भारतीय समाज जो था, यहाँ के जो लोग थे, वो आक्रोशित थे। तो कई एक कारण था और ये सारे कारण स्फुट होते हैं, ये सारे कारण फूटता है कब? तो 1857 की क्रांति में। यही इसी क्रांति में हमें क्या देखने को मिलता है? तो हम जब बात करेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, हमने तो देखा कि सिपाहियों का कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था और भी दूसरे परिप्रेक्ष्य क्या थे। मगर प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न आपका तात्कालिक कारण से है। और ऑप्शन नंबर ए कहता है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो जो तात्कालिक कारण है, वो तात्कालिक कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। बिल्कुल, जिन लोगों का भी ऑप्शन नंबर बी है उन लोगों का सही है, बिल्कुल सही है। अशोक कुमार जी, आपका बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा आज का तीसरा नंबर प्रश्न होने वाला है। और यह प्रश्न आपसे पूछता है कि मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? क्या वो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे, मेरठ के विप्लव से जुड़े थे, दिल्ली या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? मंगल पांडे जो कि 1857 के क्रांति का एक मुख्य चेहरा है, वो मंगल पांडे और उनसे प्रश्न है कि वो कहां के विप्लव से जुड़े थे? क्या वो बैरकपुर, मेरठ या फिर दिल्ली? अब हम एक नजर देंगे 1857 के क्रांति के तात्कालिक कारण की। मुख्य कारण हम बात करेंगे, तात्कालिक कारण की बात करेंगे कि एक नजर में जरा हम उसे जाने। तो आप ध्यान देंगे मेरे साथियों कि अगर हम जैसे ही बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो सबसे पहले मंगल पांडे का नाम हमारे जुबान पर आता है, हमारे जेहन में मंगल पांडे की तस्वीर आती है, क्योंकि मंगल पांडे इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था और फिर ये बड़ा रूप ले लेता है।
तो सबसे पहले हम गौर करेंगे कि 1857 की क्रांति में 29 मार्च का समय होता है। कौन सा? तो 29 मार्च। ये 29 मार्च क्यों? तो 29 मार्च हम जानते हैं कि 29 मार्च को वो क्या करते हैं, तो अपने दो अधिकारी बागा और ह्यूटसन, ध्यान देंगे, बागा और ह्यूटसन पे गोली चलाते हैं, हत्याएं होती हैं। और इसी कारण से इस 29 मार्च के बाद मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल को क्या किया जाता है, तो 8 अप्रैल को इस अपराध की सजा के रूप में उन्हें फांसी दी जाती है। अब जब फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को, तो एक पूरा जो सैन्य समुदाय है, एक पूरी जो रेजिमेंट है, वो रेजिमेंट में आक्रोश आता है, असंतोष की भावनाएं पैदा होती हैं, लोग आक्रोशित होते हैं और फिर स्टार्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि क्रांति शुरू होती है। इस क्रांति में जो अगला नंबर होने वाला है, अर्थात जो अगला डेट होने वाला है 8 अप्रैल के बाद, वो हम क्या देखते हैं, 21 अप्रैल का। इस 21 अप्रैल को क्या देखते हैं, तो इस 21 अप्रैल को हमें देखने को मिलता है कि मेरठ की जो 20वीं, ध्यान देंगे ये सारे प्रश्न किसी माध्यम से आपके सामने आ जाएंगे, तो मेरठ की 20वीं इन्फेंट्री जो है वो विद्रोह करती है। और उस विद्रोह के कारण इस 21 अप्रैल के बाद हम देखते हैं 9 मई का डेट, जो 9 मई का डेट जो अगला है, इसमें क्या देखते हैं कि ये जो विद्रोह करती है, ये 90 घुड़सवार सेना होती है, 90 की संख्या में घुड़सवार होते हैं, ये विद्रोह करती है। और इसी में 9 मई को हम देखते हैं कि इन 90 में से 85 को क्या किया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है, और प्लस 10 साल की सजा दी जाती है। अब जैसे ही 9 मई को यह घटना घटती है और सजाएं दी जाती हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि 9 मई के बाद आता है 10 मई। 10 मई को होता है क्रांति और वो निकल पड़ते हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली के लिए वो पहुंचते हैं दिल्ली 11 मई को। और 11 मई को वो पहुंचने के बाद कहां जाते हैं, तो 11 मई को वो पहुंचने के बाद पहुंचते हैं बहादुर शाह के पास। किसके पास? ध्यान देंगे, बहादुर शाह के पास पहुंचते हैं। ये वही बहादुर शाह है, मुगल सम्राट है उस वक्त का, जो कि खुद पेंशनधारी होता है। तो बहादुर शाह के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं, ये अपना नेता ढूंढते हैं। और भले ही बहादुर शाह अर्थात मुगल सम्राट एक कठपुतली था, अंग्रेजों का पेंशनधारी था, मगर फिर भी वो भारतीयों के लिए एक प्रेस्टीज थी, वो भारतीयों के लिए मान्य था। और इसी कारण से 11 मई के अगले सुबह, मतलब अर्थात सुबह सुबह वो पहुंचते हैं दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद वो बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं, लाल किले जाते हैं, उन्हें अपना नेता घोषित करते हैं, उन्हें अपना नेतृत्व करने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। मगर ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह खुद यहां पे कंफ्यूज्ड हैं। जबरदस्ती उसको नेता घोषित कर दिया था। विनोद जी समझिएगा, चीजों को समझिए, हंसने की बात नहीं है। बहादुर शाह यहां कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इन विद्रोहियों का नेता बनूं या ना बनूं। क्यों? क्योंकि पहली बात है कि बहादुर शाह जो है वो पहले से अंग्रेजों के पेंशनधारी हैं। तो अगर ये नेता बनते हैं इसके, तो हो सकता है कि उनकी जो पेंशन चल रही है वो खत्म कर दी जाए। मगर इसके पीछे एक और रीजन आप देखेंगे कि बहादुर शाह जो कि पेंशनधारी है, डलहौजी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह के बाद उनके वंशजों को दिल्ली के लाल किले को खाली कर देना होगा, और बहादुर शाह के बाद किसी को भी पेंशन नहीं दिया जाएगा ब्रिटिश सरकार के तरफ से। तो एक रोष भी था बहादुर शाह के मन में, और इन्हीं सब बातों को सोचकर उन्होंने नेतृत्व करना ठाना। जबरदस्ती नहीं बनाया गया था, उन्होंने नेतृत्व करना ठाना। और फिर वो सिपाहियों का, फिर वो विद्रोहियों का क्या करते हैं, तो नेता बनते हैं और
नेतृत्व करना स्टार्ट करते हैं, वो कमान संभालते हैं। मगर हम देखेंगे वहां कि जब बहादुर शाह 11 मई को नेतृत्व करते हैं तो कुछ दिनों के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि एक नाम आएगा बख्त खां का। वो नाम आप ध्यान रखेंगे, वो नाम किसका है? बख्त खां का। 3 जुलाई का समय है। कौन सा समय? तो 3 जुलाई। इस 3 जुलाई को क्या होता है? तो 3 जुलाई को बख्त खां आता है, बख्त खां। और बख्त खां को बहादुर शाह जो होते हैं वो नेतृत्व की कमान जो होता है, वो नेतृत्व जो नियंत्रण होता है वो बख्त खां को दे देते हैं। बख्त खां पहले से ब्रिटिश सेना का एक सिपाही होता है और वो जब पहुंचता है तो सारा सेना का नेतृत्व जो है वो किसके हाथों में आ जाता है? बख्त खां के हाथों में आ जाता है। तो ये 3 जुलाई की बात है। इसी 3 जुलाई के बाद हम देखते हैं 20 सितंबर को। तो क्या देखेंगे? तो 20 सितंबर का जब समय आता है, 20 सितंबर, तो 20 सितंबर को हम देखेंगे कि दिल्ली जो है, दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और इसी दरमियान बहादुर शाह के 2 पुत्र और 1 पोते की दिल्ली के लाल किले पे ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कई एक बार सवाल आए हैं परीक्षा में कि किसके द्वारा बहादुर शाह के दोनों बेटियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आप ध्यान रखेंगे वो नाम क्या है? तो वो नाम आप ध्यान रखेंगे कि हडसन वो नाम है। कौन सा नाम है? हडसन। कि हडसन द्वारा ही मुगल बादशाह नहीं, बहादुर शाह, सीधे नाम लिखिए, बहादुर शाह के पुत्रों को गोली मारी गई, गोली मारी गई। वहीं पे साथियों हडसन के बाद भी एक नाम आएगा जो कि बड़ा चर्चित नाम है, और वो नाम क्या है? तो हडसन के बाद आप ध्यान रखेंगे कि जब भी वो नाम होगा तो निकोलस का नाम होगा। कि निकोलस एक अंग्रेज अधिकारी था। इसकी भी हत्या कर दी जाती है विद्रोहियों द्वारा। किसके द्वारा? तो विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी जाती है निकोलस की। और वहीं बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है। प्रश्न एक और आता है कि बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया जाता है? तो ध्यान देंगे कि जब भी बहादुर शाह की बात आपके सामने आएगी तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से क्या कर लिया जाता है? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है हुमायूं के मकबरे से। वहीं आप देखेंगे कि हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके इन्हें कहां भेज दिया जाता है? तो इन्हें भेज दिया जाता है रंगून, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। ठीक है, तो गिरफ्तार करके कहां भेजा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है, रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1862 में उनकी रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। वहीं जब हम चर्चा करते हैं तो उसी चर्चा में हम क्या देखते हैं? तो उसी चर्चा में हमें देखने को मिलता है, जो कि हम आगे उसकी बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 के माध्यम से। दिल्ली से रंगून, हडसन, बिल्कुल। तो इस कहानी को आप याद रखेंगे ताकि इस कहानी के माध्यम से आप पूरा 1857 की क्रांति, आप पूरा 1857 की क्रांति होने के कारण, और फिर कारण के बाद कार्य, और फिर कार्य के बाद फिर उसका उदाहरण अर्थात फल। आप ध्यान देंगे कि कोई भी जो कार्य है, एक कार्य कारण पद्धति आपने पढ़ा होगा। कोई भी जो कार्य है वो बिना कारण के नहीं होता है, और अगर कारण बनता है तो फिर उसका आगे कार्य होता है, या आप कहें ऐसा कि उसका फल होता है। तो ये क्या है? ये हम 3 स्टेज में देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेज हम क्या देखा? हमने कारण देखा।
सेकेंड स्टेज हमने क्या देखा, तो सेकेंड स्टेज हमने कार्य को देखा, और थर्ड स्टेज हम देखेंगे जहां हम थर्ड स्टेज में कार्य कारण के बाद हम देखेंगे उसके फल को, तो उसे हम देखते चलेंगे। बिल्कुल, चलिए अगला सवाल जो कि चौथा नंबर सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया? क्या वो अजीमुल्ला था, वर्जिस कादिर था, बख्त खान था या हसन खान था? क्या होगा? मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी होगा, जैसे अशोक कुमार जी का कहना है ऑप्शन नंबर डी होगा। राहुल कुशवाहा सर सैड को ब्लॉक कर दो। चलिए क्या होने वाला है, एक विद्यार्थी का मात्र अभी तक आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। आप सभी बताएंगे कि प्रश्न संख्या 4 है और प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होने वाला है? बहादुर शाह जफर ने किसे साहेब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी? रवि कुमार जी ऑप्शन नंबर सी, रामानंद कुमार जी का कहना है ऑप्शन नंबर सी, विनोद जी का कहना है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, क्या होगा? बख्त खां होगा। अभी हमने बख्त खां के बारे में आपको बताया है। 3 जुलाई, 3 जुलाई को क्या होता है? तो 3 जुलाई को जो सेना का, जो विद्रोहियों का, ऐसा हम कहें कि विद्रोहियों का विद्रोहियों के नेतृत्व का कमान कौन अपनाता है? किसके हाथों में जाता है? बख्त खां के हाथों में चला जाता है। तो इन सारी चीजों को आप ख्याल रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा आज का 5वां नंबर प्रश्न होने वाला है, और यह प्रश्न है 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन सा? टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने कहा कि उत्तरी भारत में गोरों के गाड़ियों को कोई भी, क्या है? गाड़ियों को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, सम्मानपूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। मैं फिर से एक बार प्रश्न दोहराऊंगा आपके सामने, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चाहें तो आप VVI लगा लें यहां पर कि किसने कहा था? टाइम्स पत्रिका के संपादक थे। वो कौन संपादक थे जिन्होंने कहा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमियों के गाड़ियों को कोई भी भारतीय मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखता है? क्या वो WH रसेल थे, रॉबर्ट पील थे, ग्लैडस्टर थे या फिर पाम्स्टन थे? वो कौन थे? अब देखेंगे, पाम्स्टन से याद आ रहा है मुझे कि यहां एक ऑप्शन आपके सामने पाम्स्टन है। कई बार यह सवाल पूछा जाएगा आपसे कि 1857 की क्रांति के वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो क्या है? पाम्स्टन यहां आंसर होगा। क्या होगा? तो पाम्स्टन आप लिखेंगे कि ये ब्रिटेन के क्या थे? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब तो ऑप्शन नंबर डी होना नहीं है, तो अब बच गया आपके सामने 3, और आप सभी का कहना है, जैसे कि रामानंद कुमार बिहारी का कहना है डी। नहीं, डी तो नहीं होगा रामानंद जी। कुसुम का कहना है ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए तो क्या होने वाला है इसका आंसर? तो इसका आंसर WH रसेल होगा। बिल्कुल कुमकुम जी का सही है, कुसुम जी का सही है। चलिए चलिए छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? छठा नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? क्या वो लखनऊ, झांसी, मेरठ या फिर बैरकपुर? कहां से स्टार्ट हुई क्रांति? आसान सा सवाल है मेरे साथियों, आसान सा सवाल है। 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? वो क्रांति कहां से प्रारंभ होती है? क्या वो लखनऊ से, मेरठ से, झांसी से या फिर वो बैरकपुर से? डी, मिथुन कुमार जी का कहना है डी। तन्वी सिंह ऑप्शन नंबर सी, मेघा बैरकपुर, विकास कुमार ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरठ।
मेरठ से ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, डी और सी आ रहा है। मुझे पता था कि आप सभी में से कुछ को कंफ्यूजन होगा और इसका जो सही उत्तर है ये उत्तर मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरठ हो जाएगा, बैरकपुर नहीं होगा। बैरकपुर हम आप कंफ्यूज इसलिए हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बैरकपुर में ही हम क्या देखते हैं कि मंगल पांडे जो कि 34वें इन्फेंट्री के एक सिपाही होते हैं, वो बैरकपुर में होते हैं और बैरकपुर में ही उन्होंने 29 मार्च को अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों को, ह्यूटसन और बागा को गोली मारते हैं। तो इससे आपको लग रहा है कि वो बैरकपुर होगा। मगर ध्यान दें, यहां क्रांति की शुरुआत पूछी जा रही है, सर्वप्रथम क्रांति कहां से प्रारंभ हुई, तो उसके बारे में हमने पढ़ा है। मेरठ की 90 घुड़सवार सेनाओं के बारे में पढ़ा है जिन्होंने विद्रोह किया, जिस कारण से उन्हें बर्खास्त करके 10 वर्ष की सजा दी गई और उसका उल्लंघन करते हुए वो सारी सेनाओं ने क्रांति की और 11 मई को वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। 12 मई को वो दिल्ली पर पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं, बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर लेते हैं, नेतृत्व कर रहे होते हैं। और वहीं 3 जुलाई की बात करते हैं जहां हम देखते हैं कि बख्त खां उसे अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है और बहादुर शाह उसे सौंप देते हैं। तो यहां कंफ्यूज नहीं होंगे, जब भी प्रश्न होगा तो वो क्या होगा, वो मेरठ ही होगा। अगला सवाल लेते हैं, 7वां नंबर सवाल कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या है? क्या वो कमल और रोटी है, क्या वो बाज है, या फिर वो रुमाल है, या 2 तलवारें हैं? क्या होगा? बताएं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है और 7 का उत्तर क्या होगा? इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह क्या होने वाला है? किरण कुमारी जी का कहना है ऑप्शन नंबर सी होगा, रुमाल होगा। विकास कुमार का कहना है विकास है कि विकेश है, विकेश है ये। विकेश कुमार जी ऑप्शन नंबर ए। मेघा ए। कमल रोटी, कमल और रोटी, सभी का कहना है ऑप्शन नंबर ए। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल इसका क्या होगा उत्तर? कमल और रोटी हो जाएगा। अगला सवाल हम लेंगे, 8वां नंबर सवाल है और यह सवाल पूछता है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? क्या वो झांसी थी, मेरठ था, दिल्ली था या कानपुर था? सबसे पहले सवाल है, धैर्यता पूर्वक सवाल को आप पढ़ेंगे। जैसे अभी पिछले सवाल में आपने थोड़ा सा गलती कर दिया था, क्या कि आपने बताया, आपको ध्यान था कि बैरकपुर में 34वें इन्फील्ड इन्फेंट्री में मंगल पांडे के द्वारा 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की गई थी, उन्हें फिर फांसी की सजा दी गई और आपको लगा कि मेरठ ना होके क्या होगा, तो मेरठ ना होके यहां पे होगा बैरकपुर। उसी तरह आप यहां देखेंगे कि यहां भी पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी सत्ता, अपना नियंत्रण पुनः स्थापित किस स्थान, कौन से जगह पर किया था? और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे अनेकों विद्यार्थियों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान देंगे, यहां ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहां क्या होगा? दिल्ली होगा। क्योंकि हमने देखा, हमने पढ़ा, सितंबर की हमने बात की। और कौन से सितंबर की हमने बात की? तो हमने 20 सितंबर की बात की कि 20 सितंबर को क्या हुआ? तो 20 सितंबर को पुनः नियंत्रण स्थापित हो गया और दिल्ली वो पहला स्थान था जहां अंग्रेजों ने अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं झांसी और मेरठ और अन्य इलाके। ठीक है, झांसी नहीं होगा मेरे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि 9वां नंबर सवाल है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, अर्थात नेता कौन था? क्या वो खान बहादुर थे, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमद शाह थे या वर्जिश कादिर थे? कौन थे जो 1857 की क्रांति को बरेली से नेतृत्व कर रहे थे? इस क्रांति में साथियों भारत के अलग अलग कोनों से अलग अलग लोगों के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। प्रश्न बस यही है, हम देखेंगे सबसे पहले जूही कुमारी, ऑप्शन नंबर 9 का ए। हाँ देखिए, ये जूही जी का आंसर देना बिल्कुल सटीक है। मैं कई बार कह चुका हूं कि ऐसा ही आंसर दिए कि क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है तो उन्होंने लिखा 9A। सही है गलत है उस पर डिबेट नहीं है।
कैसे आंसर करना है, तो 9 का है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए उनका कहना है। आप सभी भी कोशिश कीजिए कि आपने आंसर ऐसे ही दें। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल क्या होगा, खान बहादुर होगा। मगर हम यहां परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से हम उन सारे दृष्टिकोणों को, उन सारे एंगल्स को हम टटोलेंगे, एक बार हम उन्हें देखेंगे जो परीक्षाओं में देखने को आपको मिलते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में मेरे साथियों कौन नेतृत्व कर रहा था, आसान सा सवाल आपके लिए है, बताइए कि दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था। तो दिल्ली में आप देखेंगे कि बहादुर शाह नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह नेतृत्व कर रहे थे। वहीं हम जब दिल्ली के बाद हम बात करेंगे लखनऊ, तो लखनऊ में आपको पता है कि लखनऊ में हजरत महल, कौन, हजरत महल। वहीं हम लखनऊ के बाद अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ के बाद हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था मेरे साथियों, तो कानपुर की बात करेंगे तो नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, और साथ में नाना साहब के तात्या टोपे भी नेतृत्व कर रहे थे, कमान संभाले थे। फिर हम बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं कानपुर के बाद झांसी की। तो झांसी में तो आपको पता है कि झांसी में कौन, तो लक्ष्मीबाई, और साथ में लक्ष्मीबाई के साथ कौन थे, तो लक्ष्मीबाई के साथ शायद लक्ष्मीबाई ही थी, छोड़िए। अगला हम देखेंगे, हमने बात की दिल्ली की, लखनऊ की, कानपुर की, झांसी की। फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं मानिए इलाहाबाद की। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो इलाहाबाद की जब हम बात करेंगे तो लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। वहीं जब हम इलाहाबाद से निकलते हैं और इलाहाबाद के बाद हम बात करते हैं फैजाबाद की, कि भाई फैजाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे, बताएंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो ध्यान देंगे कि जब भी हम बात करेंगे फैजाबाद की तो मौलवी अब्दुल्लाह जो हैं, मौलवी अब्दुल्लाह ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। और वहीं एक आएगा अपने बिहार स्पेशल से, अगर कि बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो बिहार से क्या, कौन से, तो बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन, बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये सारे लोग जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से वो अपना नेतृत्व कर रहे थे, वो 1857 की क्रांति को एक दिशा दे रहे थे। मौलवी अब्दुल्ला, बिल्कुल बिल्कुल। पटना से, पटना पूछा जाए या आपसे बिहार पूछा जाए, सिर्फ एक नाम होगा, वो नाम होगा बाबू वीर कुंवर सिंह का, जो कि जगदीशपुर के थे, जमींदार वर्ग से थे, जमींदार परिवार से थे। और कई एक बार आप देखेंगे कि यहां दमन कौन करता है, तो यहां दमन जो है ये ट्रेलर करता है। कौन करता है, ट्रेलर। ट्रेलर क्या है, तो दमन करता है। कई एक बार जैसे मान लीजिए कि बहादुर शाह, तो बहादुर शाह से बात आएगी कि कौन का, तो क्या कौन होगा, तो यहां अगर बात करें तो हम बात करेंगे निकोलस की, और हम बात करेंगे हडसन की, कि इनके द्वारा दमन किया जाता है। जहां हम देखते हैं कि निकोलस की क्या है, तो निकोलस की विद्रोहियों द्वारा क्या कर दी जाती है, तो निकोलस की विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। और वहीं हडसन जो है वो क्या करता है, तो ये बहादुर शाह के देखते हैं कि बहादुर शाह के बेटों को गोली मार हत्या करता है। कहां, लाल किला पर। तो यहां बात करते हैं। वही अगर हम बात करते हैं हजरत महल की, बात करते हैं कि भाई लखनऊ में कौन है, तो
कॉम्पेल है, उसका पूरा नाम हम क्या बोलते हैं? तो पूरा नाम हम बोलते हैं कॉलिन कॉम्पेल बोल सकते हैं, जो नाम है वही हम बोलेंगे। तो क्या नाम है? कॉलिन है। आप शॉर्ट में कॉलिन कहें या कॉलिन कैंपेबल कहें, इसकी बात करते हैं। वहीं अगर कानपुर में आपसे सवाल आता है कि भाई कानपुर में नाना साहब तो नेतृत्व कर रहे थे मगर किसने किया, तो वहीं हमने किसकी बात करेंगे? तो हम फिर से बात करेंगे, इन्हीं की बात करेंगे, कॉम्पेल कॉम्पेल की बात करेंगे। झांसी की बात करेंगे तो झांसी हम बात करेंगे ह्यूरोज की, ह्यूरोज की, जहां हम देखते हैं कि झांसी में ह्यूरोज को हरा दी जाती है, लक्ष्मीबाई हराती है उस युद्ध में, और उसके बाद वो कहां चली जाती है? ग्वालियर चली जाती है, और फिर से ग्वालियर में ह्यूरोज और लक्ष्मीबाई के बीच एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होती हैं। हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि है वो समाधि कहां है? तो वो समाधि जो इनका है वो ध्यान देंगे कि समाधि कहां है भाई? तो समाधि ग्वालियर में है। क्यों? क्योंकि ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं ग्वालियर से देखेंगे कि अंग्रेजों के सबसे अधिक अगर कोई राजघराना अंग्रेजों का सहायता किया तो वो कौन होगा? तो वो ग्वालियर और सिंधिया परिवार होगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सारे आपके सामने हैं जो कि प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछे जाएंगे। ग्वालियर, हाँ जी, ग्वालियर, मेघा जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद की बात करते हैं, इलाहाबाद की बात करते हैं तो कर्नल नील आप नाम रखेंगे। कौन सा नाम? तो कर्नल नील, जिन्होंने इलाहाबाद के जो विद्रोह है, क्रांतिकारी जो है, उनका दमन किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व की जाती है और अलग अलग अधिकारियों के द्वारा उसका दमन भी किया जाता है। चलिए अगला सवाल। बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, क्यों? विशेष राज्य का मतलब क्या होता है सर? बताइए, जल्दी बताइए, मुझे जाना भी है सर। इतना हड़बड़ाइएगा अब बान खान जी तो फिर कैसे काम चलेगा? मैंने आपको, आप सभी को सेशन स्टार्ट होने वक्त ही मैंने आपको बतलाया कि आप क्लास में धैर्य पूर्वक, आप पूरी धैर्यता के साथ और सजगता के साथ आप बैठेंगे ताकि आप एक एक बारीकियों को सीखें। आप अगर जल्दबाजी में होंगे तो फिर काम गड़बड़ होगा। हड़बड़ी का काम शैतान का होता है। इत्मीनान से रहें, हर एक प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के भी आपको उत्तर मिलेंगे अगर वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होंगे तो, ठीक है? क्योंकि हमारे पास समय सीमित है और उस सीमित समय में हमें बहुत कुछ आपको देना है। चलिए, बहुत अच्छे। 10 का सी, वाह, देखिए मेघा जूही कुमारी जी 10 का सी बता रही हैं। क्या है प्रश्न? ये हमारे तेजस्वी बच्चे हैं, ये द ऑफिसर्स एकेडमी के हमारे तेजस्वी स्टूडेंट हैं। अभी हमने प्रश्न पूछा, सिर्फ लगाया है और आंसर आने स्टार्ट हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रश्न क्या है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक किस क्षेत्र के सिपाही थे? क्या वो बंगाल से थे, अवध से थे, बिहार से थे या फिर राजस्थान से थे? और बिल्कुल सही जवाब है, वो कहां से थे? बिहार से। अरे नहीं, यहां पे आंसर आपको देना है अवध से। कहां से? अवध के सबसे ज्यादा थे, अवध के सबसे ज्यादा थे, बिहार के नहीं थे, अवध के सबसे ज्यादा थे। सेना में तकरीबन 70% जो संख्या थी सिपाहियों की, वो संख्या किसकी थी? वो संख्या अवध की थी, अवध की सिपाहियों की थी। अगला सवाल 11वां नंबर सवाल है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कौन था? प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों? नाना साहब का कमांडर इन चीफ, क्या वो अजीम उल्लाह थे, वर्जिस कादिर थे, तात्या टोपे थे या उक्त में से कोई भी नहीं थे? सबसे पहले नाना साहब है तो ये नेतृत्व कहां से कर रहे थे मेरे भाई? तो ये नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। कहां से कर रहे थे? तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और वहीं कानपुर में हमें देखने को मिलता है कि इनके साथ सिर्फ नाना साहब नहीं, नाना साहब के साथ तात्या टोपे भी होते हैं। और यही जो तात्या टोपे हैं ना मेरे दोस्तों, यही वो तात्या टोपे हैं जो नाना साहब के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। तो सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सी होगा, एकदम सी होगा। अगला सवाल है 12वां नंबर सवाल और यह सवाल कहता है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका
वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, क्या वो कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे या फिर मंगल पांडे थे? बात करें अगर हम कुंवर सिंह को, तो इनको कहा जाता था बिहार का शेर। ठीक है, तो यहां आंसर क्या होने वाला है? तो 12 का जो आंसर है वो आंसर तात्या टोपे ही हो जाएगा, 12 का बी। चलिए अगला सवाल, 13वां नंबर सवाल। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? आसान सा सवाल है। नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या फिर शंकर शाह? क्या होगा? बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला सवाल 14वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या माखन लाल चतुर्वेदी? किसने 1857 में दिए गए ऑप्शनों में से अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो क्या हो जाएगा? तो 14 संख्या, प्रश्न संख्या 14 है, उस प्रश्न संख्या 14 का आसान सा सवाल है, आंसर शहादत खान हो जाएगा। अगला सवाल लेंगे और यह सवाल है 15वां नंबर सवाल। यह सवाल आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ध्यान देंगे, दुश्मन तो सब थे, दुश्मन सब थे। अगर कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया तो वो भी उसके दुश्मन थे। अगर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने उसका नेतृत्व किया तो वो भी उनकी दुश्मन थी। अगर बिहार से वीर कुंवर सिंह अगर नेतृत्व करते हैं तो वो भी अंग्रेजों के दुश्मन होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं हजरत महल की, जिन्होंने लखनऊ से इसका नेतृत्व किया, तो वो भी उनकी दुश्मन होती है। मगर प्रश्न यहां ध्यान रखेंगे, प्रश्न है कट्टर दुश्मन कौन था? क्या वो मौलवी अब्दुल्ला शाह थे, मौलवी इंदादुल्ला थे, मौलाना फजले हक खैराबादी थे या फिर वो नवाब लियाकत अली थे? वो कौन थे? मैं बता दूं कि वो इतने कट्टर दुश्मन थे मेरे साथियों कि 50,000 रुपए का अंग्रेजों के द्वारा इनाम रखा गया था उन पे। वो कौन थे? 14 का सी। मगर हम बता रहे हैं आपको प्रश्न संख्या 15 और ऑप्शन है राहुल कुशवाहा का मौलवी अब्दुल्ला। तो मैं बता दूं कि 15 नंबर जो सवाल है इसका बिल्कुल मौलवी अब्दुल्ला ही हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा है कि मौलवी अब्दुल्ला जो है ये कहां से, तो ये फैजाबाद से, ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे होते हैं। और ये फैजाबाद जहां कौन, तो जनरल रेनॉल्ड, जनरल कौन, तो जनरल रेनॉल्ड जो है इसके द्वारा दमन किया जाता है और इन्हीं पे अंग्रेजों के द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित होता है, जिंदा या मुर्दा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल संख्या 16। 16वां नंबर सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को प्रत्यक्ष रूप से देखा था? प्रश्न ये है। तो प्रत्यक्ष रूप से किसने देखा था? तो प्रत्यक्ष रूप से गालिब ने देखा था। उस समय गालिब दिल्ली में ही थे। ठीक है, आज भी आप जाएंगे तो आज भी गालिब का दिल्ली में आपको घर मिलेगा, जो कि अब संग्रहालय है, म्यूजियम बन चुका है। तो वो गालिब ही थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से 1857 की क्रांति को देखा था और सुना था। अगला सवाल है 17वां नंबर सवाल है और यह सवाल पूछता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की, सबसे अधिक सहायता की? क्या वो ग्वालियर और सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, नागपुर के भोसले थे या रामगढ़ के लोधी थे? वो कौन सा परिवार था? ध्यान रखेंगे, वो कौन सा परिवार था जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे अधिक साथ दिया, सबसे अधिक सहयोग किया? क्या वो ग्वालियर के सिंधिया परिवार थे, इंदौर के होलकर थे या नागपुर के भोसले परिवार थे या फिर रामगढ़ के वो लोधी थे? वो कौन था? देखिए, वो ग्वालियर के कौन थे? तो ग्वालियर के सिंधिया परिवार थे। अगला सवाल 18वां नंबर सवाल होने वाला है और यह सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की क्रांति के विद्रोह में
प्रभावित नहीं हुआ था। क्या वो झांसी था, चित्तौड़ था, जगदीशपुर था या लखनऊ था? देखिए आसान सा सवाल है, हमने बात किया और हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए झांसी की। जहां हम क्या देखते हैं, तो ये वही झांसी है जहां से लक्ष्मीबाई, कौन, तो लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, और वो वही है जहां से ह्यूरोज अंग्रेज अधिकारी इसके दमन करने का कार्य करता है। वहीं जब हम बात करते हैं जगदीशपुर की बात करते हैं, तो जगदीशपुर में हम क्या देखते हैं, वीर कुंवर सिंह को देखते हैं। किसको, तो वीर कुंवर सिंह को देखते हैं, और ये वीर कुंवर सिंह को हम देखते हैं और बात करते किसकी है, तो इस वीर कुंवर सिंह के बाद हम बात करते हैं विलियम टेलर की बात करते हैं। किसकी, विलियम टेलर की बात करते हैं जो दमन करता है। वहीं जब हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ आपको पता है कि लखनऊ में कौन है, तो लखनऊ में हजरत महल है। कौन है, तो हजरत महल है। और ये हजरत महल जो कि नेतृत्व का कमान संभालती है, इस कमान को तोड़ने वाला, इसका दमन करने वाला कौन होता है, तो हम देखते हैं कि दमन करने वाला कॉपेन होता है। कौन होता है, कॉपेन होता है दमन करने वाला। मगर बात रही चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ ये जो है ये स्थान खाली है, यहां से ये प्रभावित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा। ठीक है, 18 का बी चित्तौड़, बिल्कुल बिल्कुल प्रेम शाह, 18 का बी। चलिए राहुल कुशवाहा, नमस्कार नमस्कार, हजरत महल लखनऊ से न्याय सी, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिक, वो कौन था? बताइए। अब मैं बता दूं, एक हिंट देता हूं आपको। 1857 की क्रांति के दरमियान भारत का गवर्नर वो था जो भारत का प्रथम वायसराय बनता है। कौन, कौन? डलहौजी, मिंटो, कैनिंग या वो बेंटिक? 19 का सी, बिल्कुल सही जवाब नीतीश भाई। 19 का सी होगा और वो सी होगा लॉर्ड कैनिंग। यही क्या है, ये भारत का क्या है, तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है, 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर तो हमने पढ़ लिया, मगर कमांडिंग ऑफिसर कौन थे मेरे दोस्त? क्या वो हेनरी लॉरेंस थे, कर्नल फिनिश थे, हैरिस थे या सर ह्यू व्हीलर थे? कौन थे कमांडिंग ऑफिसर? सैड जूही, आप अबान से, यार आप जो भी हो, सैड कुमार या सैड कुमारी जो भी हो, थोड़ा क्लास की मर्यादा को बनाए रखें और बेफिजूल की बातें बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप फिर सेशन का लाभ उठा नहीं पाएंगे पूर्ण रूप से। ऐसे भी हम, मुझे लगता है आपके कमेंट से कि आप इस सेशन का लाभ बहुत नहीं उठा रहे हैं, ना ही आपकी कोई मंशा है। मगर ऐसा ही चलता रहा और मैं 1-2 बार और देख लूंगा तो आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो इस बात का ख्याल रखें और क्लास की मर्यादा को बनाए रखें। अगला देखें तो प्रश्न संख्या 20 है और 20 का उत्तर क्या होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे कि कमांडिंग ऑफिसर की बात होगी, बैरकपुर की बात होगी, तो हेनरी लॉरेंस हो जाएगा। क्या होगा? हेनरी लॉरेंस हो जाएगा। क्या होगा? हेनरी लॉरेंस। चलिए अगला सवाल, सॉरी हेनरी लॉरेंस नहीं, इसका आंसर हैरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैरिस हो जाएगा। अगला सवाल है 21वां नंबर सवाल और यह सवाल कहता है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? किसने बनाया था? 20 का ए नहीं, सॉरी मैं जल्दबाजी में था इसलिए गलत हो गया। 20 का ए नहीं होगा, 20 का सी होगा, हैरिस होगा। ठीक है, क्या होगा? हैरिस होगा। आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न संख्या 20 है और इस प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या होने वाला है, तो 20 का उत्तर हो जाएगा हैरिस। अब 21 की बात करेंगे और 21 का क्या होगा? मुख्यालय, इलाहाबाद को मुख्यालय किसने बनाया था? तो इलाहाबाद को मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला सवाल है 22वां नंबर सवाल कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्या वो चर्चिल थे, पाम्स्टन थे, एटली थे या ग्लैडस्टोन थे?
आप याद कीजिए प्रश्न संख्या 3 या 4 के आसपास मैंने इसका जिक्र किया था कि जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी, स्पुटनी डिप्यूट हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, तो उस समय हमने बात की थी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, और वो कौन हमने बतलाया था आपको, तो हमने नाम बतलाया था आपको पाम्पस्टन। आप रिकॉल करेंगे या फिर प्रश्न में आप पीछे जाएंगे तो आप पाम्पस्टन का नाम देखेंगे और सुनने को आपको मिलेगा, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का हमने जिक्र किया था। और उस हिसाब से क्या होने वाला है, तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी पाम्पस्टन हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 23वां नंबर सवाल है, और यह सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, या फिर सर जॉन लॉरेंस, या फिर टी.आर. होल्म्स? कौन था जो 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र का हिस्सा बताता है, एक षड्यंत्र का संज्ञा देता है? बिल्कुल, तो क्यों इसका आंसर होने वाला है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 24वां नंबर हमारा प्रश्न है। 24वां नंबर प्रश्न है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वी.एस. स्मिथ ने, पी.ई. रॉबर्ट्स ने, वी.डी. सावरकर ने, या उपयुक्त में से सभी? किसने कहा था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? क्या होगा? चौबीसवां नंबर है, 23 का ए, बिल्कुल 24वां नंबर की बात हो रही है, और 24 का सी है वी.डी. सावरकर। बिल्कुल सही जवाब है आपका वी.डी. सावरकर। किन्होंने आंसर दिया है? 24 का सी प्रिया, 24 का सी सावरकर ने, राहुल कुशवाहा, सौरभ सी, सुमित ब्लॉक 24 हो रहा है भाई। वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर सर बिहार में सबसे पहले। चलिए, कई बार हमने जूही जी बताया है, आप फिर से एक बार इसे देख लें। अगला सवाल 25वां नंबर सवाल यह है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार थे, तारा चंद्र थे, वी.डी. सावरकर थे, या फिर एस.एन. सेन थे? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, और आपको कई एक बार देखने को मिलेगा कि ये 25 का सवाल है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो इतिहासकार थे, वो भी सरकारी इतिहासकार, वो कौन थे? तो कौन होंगे? तो यहां ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस.एन. सेन हो जाएगा। अगला सवाल हम लेने जा रहे हैं 26वां नंबर सवाल। ये 26वां नंबर सवाल है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ध्यान देंगे, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव, 1857 की क्रांति पर लिखने वाला जो प्रथम भारतीय था वो कौन था? क्या वो सैयद अहमद खान थे, वी.डी. सावरकर साहब थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, या फिर वो उपयुक्त में से कोई नहीं थे? 25 का डी मेरे भाई। 26 का बताना है आपको क्या होने वाला है, तो मैं जैसे कि बता दूं कि 26 का उत्तर क्या होगा, तो ए हो जाएगा सैयद अहमद खान। इनके एक किताब है, जिन किताब को आप देखेंगे, असबाग ए बगावत, बगावत ए हिंद, ये किताब है, और 1859 में ये प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये किताब लिखा है सैयद अहमद खान ने। 27वां नंबर सवाल है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? आर.सी. मजूमदार का, एस.एन. सेन का, ताराचंद का, या वी.डी. सावरकर का? किसका था? तो आसान सा सवाल है, ये आर.सी. मजूमदार साहब का कहना था कि न ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही ये राष्ट्रीय। चलिए 28वां नंबर सवाल लेंगे। 28वां नंबर सवाल है कि किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का
प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अभी मैंने बताया है आपको, और इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्द से जल्द आप सभी इसका उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 28 है, प्रश्न संख्या 28 है, और 28 का उत्तर हमने अभी जस्ट देखा है प्रश्न संख्या 27 में। तो क्या होने वाला है प्रश्न संख्या 28 का उत्तर? क्या ऑप्शन नंबर ए आरसी मजुमदार होगा, या ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खान होगा, या रॉबर्ट्स होगा, या फिर कूपलैंड होंगे? क्या होंगे? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होने वाला, और क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है, 18 का 28 का ऑप्शन नंबर ए आरसी मजुमदार होने वाले हैं। देखेंगे आज का हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि 29वां नंबर है, कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? क्या वो डॉक्टर आरसी मजुमदार और डॉक्टर एस एन सेन थे, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू ट्रेलर थे, टी आर होम्स और एलन आर रीज थे, या सर जॉन लॉरेंस और वो शीले थे? वो कौन थे? प्रश्न बस इतना सा है, वो कौन थे जिनका कहना है कि ये भ्रूण अवस्था में है? तो क्या होगा? डॉक्टर आरसी मजुमदार और डॉक्टर एस एन सेन हो जाएगा। डॉक्टर आरसी मजुमदार और डॉक्टर एस एन सेन हो जाएगा। इनका ही कहना था, मानना था कि 1857 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, राष्ट्रवाद जो है, वो भ्रूण अवस्था में है। जिस प्रकार एक भ्रूण होता है जिसके पास ना ही शक्ति होती है ना ही बुद्धि होता है, उससे उसको रिलेट किया गया है भ्रूण अवस्था में। 30वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, या साइमन कमीशन? समझेंगे बात को। हम बात कर रहे हैं और बात करेंगे यहां पे पील आयोग को। यहां हम नाम देखते हैं कि 1858 की 57 की क्रांति के बाद देखते हैं कि मेजर जनरल जोनाथन पील, मेजर जनरल जोनाथन पील, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है जिसे पील कमेटी दिया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है पील आयोग दिया जाता है। इनका ही काम होता है। और देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो हम देखते हैं कि सेना को रंग, धर्म, जाति में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या है, वो संख्या क्या करते हैं? तो 45,000 से बढ़ाकर 45,000 से बढ़ाकर कितना करते हैं? 65,000 कर देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि भारतीय जो सिपाही हैं, उन भारतीय सिपाहियों की संख्या वो क्या करते हैं? तो घटा देते हैं। कितना? तो 2,30,000 से वो घटा के 1,60,000 कर देते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर पील आयोग होने वाला है। और देखेंगे हम आज का अंतिम प्रश्न, ये अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। और ये प्रश्न क्या है? तो ये प्रश्न कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्या वो 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, या 17 नवंबर 1859? क्या होगा? प्रश्न संख्या आपके सामने 31 है। 31 का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर 31 का बी, 31 दिसंबर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास साथियों। फिर हम अपने निश्चित समय पर इसी वक्त जब 11 बजे सुबह हम फिर से उपस्थित होंगे इतिहास के नए प्रश्नों को लेके। वो प्रश्न जो कि आपके बिहार पुलिस भर्ती जो परीक्षा है, उस परीक्षा में जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुरूप हम आपके सामने प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे और उन प्रश्नों की व्याख्याओं को, उसके उत्तरों को हम देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप सभी बताएं, और अगर कुछ सुझाव हैं वो भी हमें दें ताकि हम उस पर कार्य कर सकें। फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूं। मैं फिर उपस्थित हूंगा अपने निश्चित समय सुबह 11 से 12 के बीच नए प्रश्नों के साथ। फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। कम होगा, आज ज्यादा हो जाएगा। अभी चालू 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 है, चालू है।